एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार हरकत में आ गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस मुद्दे पर 13 नवंबर को बैठक हुई। ये बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त परामर्श प्रक्रिया में हुई, जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर विभिन्न देशों और दुनिया भर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था। अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के मूड बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त संबंधी स्थायी समिति 15 नवंबर को अगली बैठक करने वाली है, जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। भारत सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश भी लाई है। अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता है। देश के सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं। नए अध्यादेश के मुताबिक सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पिछले 2 साल के लिए की जाएगी और इसके बाद 3 साल का एक-एक करके एक्सटेंशन दिया जाएगा और एक-एक साल करके 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार में गया के जिला मुख्यालय में से 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मौनवर गांव में माओवादियों ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या कर दी है। मरने वाले 4 लोग एक ही परिवार के हैं, जिन्हें घर के बाहर बने आंगन में फांसी लगा दी गई है। नक्सली हैवानों का मन इतने से ही नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ितों के घर को बम से उड़ा दिया और इसी के साथ नक्सलवादियों ने गाँव के लोगों में दहशत फैलाने के लिए मोटरसाइकिल को आग लग के हवाले भी कर दिया। घटना बीते शनिवार रात की है, जब नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिले के आला अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में 4 लोगों को मार डाला है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रविवार को 132वीं जयंती है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के अब इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने 27 मई 1964 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। आजादी के बाद उन्होंने करीब 17 वर्षों तक देश की कमान संभाली। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 14वीं यानी कि 14 नवंबर यानी आज जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर पीएम मोदी ने भी उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया। पीएम ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती पर उन्हें नमन। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पंडित नेहरू को उनको पुष्पांजलि अर्पित की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू के कथन हमें जो चाहिए वो शांति से पीढ़ी के साथ प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि भारत भूमि में फैले सारे भारतवासी ही
सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय, उसकी भूमि पर रहने वाले हर एक शख्स की जय है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने भी नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। एनसीपी नेता ने लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, राजनेता और दूरदर्शी विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन। नवाब मलिक बाल दिवस के मौके पर सभी बच्चों को बधाई देते हुए नजर आए। हरियाणा के नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नूंह विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। आफ्ताब अहमद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर नमन भी किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेहरू की जयंती पर रोशनपुरा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं बाल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया। वहीं बाल कांग्रेस का कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया। उत्तराखंड के सितारगंज के लोका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने धूमधाम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोपी और कॉपी पेन देकर सम्मानित भी किया। तो शाम क्षेत्र में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आयोजन किया गया और इस मौके पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पतवार इस बार प्रियंका गांधी ने थाम रखी है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस को जीतना होगा तो पार्टी अपने दम पर जीतेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पार्टी प्रदेश की हर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में न सपा लड़ रही है और न ही बसपा, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस हो या फिर कोई और संकट, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही है जो लोगों की मदद के लिए आगे आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर सपा नेता पर निशाना साधा। शाह ने पूर्वांचल में बदलाव का दम भरा और आतंकवाद का जिक्र कर अखिलेश राज पर हमला बोल दिया है। इस रैली में सीएम योगी ने कई पुरानी घटनाओं का जिक्र किया और कानून व्यवस्था पर पिछली सरकारों को घेरा। इस बीच अखिलेश यादव योगीगढ़ गोरखपुर भी पहुंचे और यहां उमड़ी भीड़ को देखकर उनका सत्ता में बदलाव का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया।
उत्तर प्रदेश में अब जेएम पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जैम वाले बयान पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जैम से ही पलटवार किया है। अखिलेश ने 3 शब्दों के अपने जवाब में कहा कि बीजेपी के जैम के मायने हैं जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब महंगाई, जिसका बीजेपी जवाब नहीं दे सकती है। साथ ही अखिलेश बोले कि बीजेपी को अपने जैम का जवाब देना है, झूठ, अहंकार और महंगाई खत्म करने की या नहीं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे। दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची और उनकी मां के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि शनिवार को मायावती की मां रामरती का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ भी चल रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद से भारत की दिशा को मजबूती से बदलने का काम शुरू हुआ। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर भारत का परचम नहीं फहरा हो। दुनिया के मंच पर भारत की धमाकेदार पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भारतीय दृष्टि दी है। 1947 में अगर मोदी जैसा नेतृत्व भारत के पास होता तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले कोरोना महामारी आई तो सोचिए देश का क्या हाल होता। पहले पर्व और त्योहारों पर अराजकता का माहौल था, गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अब दंगाइयों को पता है कि दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक वसूली की जाएगी। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। हर पंजीकृत व्यापारी का 10 लाख रुपए का बीमा कर रहे हैं। सिंगल विंडो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूपी के पास है। डबल इंजन की सरकार ने आमजन के जीवन में परिवर्तन किया है। आज पर्व और त्योहार मनाने में कोई बाधा नहीं है। 2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी, इसमें धूमधाम से अब यात्रा निकाली जाती है। राजधानी दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 है। हालांकि ये कल के मुकाबले कुछ कम है। कल दिल्ली में AQI यानी हवा की गुणवत्ता 476 थी, यानी आज हवा में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये लोगों को राहत देने के लिए काफी नहीं है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और प्रदूषण को काबू करने के लिए इमरजेंसी प्लान बताने को कहा था। इसके बाद शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सच्चर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ऐलान खुद अभिनेता सोनू सूद ने रविवार को मोगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हालांकि वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगी इसका खुलासा नहीं किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू सूद ने स्पष्ट किया कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। सोनू सूद हाल ही में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। सोनू सूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि अभी मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहा। बहन का मन है तो वो मोगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी में प्रदेशवासियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम बघेल ने इस कड़ी की शुरुआत करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री शिव कुमार डहरिया को नई दिल्ली आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। भिंड के कुछ युवाओं ने अपने हाथों में प्रकृति को बचाने का जिम्मा लिया है। पिछले 6 महीने में लगातार नदियों को बचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें कुंवारी नदी बचाव यात्रा की भागदौड़ कई युवाओं ने थामी है। यात्रा को भिंड गौरी सरोवर से विधि विधान के बाद हरिद्वार से आए साधु संत और कप्तान सिंह राठौर ने उनके नेतृत्व में युवाओं को फूलमाला पहनाकर और हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने जनजागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए ताल ठोक दी है, जिसके लिए कांग्रेस की आंदोलन योजना समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह खुद मैदान में उतर आए हैं। कोरोना की तरह डेंगू वायरस के बाद भी लोग जानलेवा फंगस की चपेट में आ सकते हैं। देश में पहली बार दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद मरीज की एक आंख की नजर ही चली गई। मरीज की मधुमेह की शिकायत भी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बुंदेलखंड की तरफ रुख कर रही हैं और इसी को लेकर अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का फीडबैक लिया, जहां पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया गया। टीकाकरण मामले में सबसे पिछड़े जिलों में हरियाणा का नूंह भी शामिल है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी, उन्हें विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने पुन्हाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर उनका हौसला अफजाई भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विवाद अभी भी थमा नहीं है। अब एक और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साध्वी प्रज्ञा को जबरन पागल और मानसिक दिवालिया कहकर एक और संभावित विवाद को खड़ा कर दिया है। बता दें कि मामला यूपी के संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल्कि महोत्सव का है, जहां पत्रकारों में सलमान खुर्शीद ने से साध्वी प्रज्ञा के नमाज और अजान से खलल वाले बयान पर सवाल किया गया था। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज बीबीसी लक्ष्मण नेशनल क्रिकेटर एकेडमी के नए हेड बनाए गए हैं। इससे पहले एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ थे, जो अब भारतीय टीम के कोच हैं। पहले लक्ष्मण ने इस पद को संभालने से मना कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के मनाने के बाद वो मान गए। लक्ष्मण अपना पदभार इंडिया ए टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के बाद संभालेंगे।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने सभी स्कूल और ट्रेनिंग सेंटरों को 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया है और इनमें केवल उन जगहों को छूट दी गई है जहां पर परीक्षाएं हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर बीजेपी का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। देश के साथ साथ तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भाजपाइयों ने सलमान खुर्शीद के विवादित बयान का विरोध करते हुए दून तिराहे पर कांग्रेस का पुतला फूंका। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र में सिख समुदाय द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। ये प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन के मौके पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस मौके पर भजन कीर्तन के साथ शहर में प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गार्बेज फ्री इंडिया श्रेणी में शिवालिक नगर पालिका का चयन किया गया और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खनन का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने कांग्रेस किसानों को जमकर पीटा और घटना के बाद आरोपित फरार हो गए हैं। घटना से आक्रोशित किसानों ने घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कम की गई एक्साइज ड्यूटी के बाद से सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी वाहन चालकों को रविवार को 1.5 महीने के अंदर महंगाई का तीसरा झटका लगा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2.28 रुपए और नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2.56 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ। रेल मंत्रालय ने रविवार को ऐलान किया कि अगले 7 दिन तक यात्री रिजर्वेशन सिस्टम रोजाना 6 घंटे बंद रहेगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि रेल सेवा को चरणबद्ध तरीके से कोरोना के पहले के दौर में वापस लाया जाएगा और इसके लिए पीआरएस सिस्टम में कुछ बदलाव जरूरी है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बरमई नाम के एक शख्स ने कपल के खिलाफ 1.51 करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है और अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता।
अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री पत्रुलेखा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों ने शनिवार को न्यू चंडीगढ़ के द ओबरॉय सुखविलास स्पा रिजोर्ट में एक पार्टी के दौरान सगाई कर ली है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।